हाय गाइज, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम एनसीईआरटी के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आरंभिक मानव कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे। ये वाली चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर कि पहले लोग कैसे रहा करते थे, उनकी रहने की मकान व्यवस्था कैसी थी, नाली व्यवस्था कैसी थी। इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल से। अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इसे पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़े। यहाँ पर वो निःशुल्क तरीके से पढ़ सकते हैं। हमारा लेसन नंबर 3 है आरंभिक नगर। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें देखना है हड़प्पा की कहानी। पहला टॉपिक है हमारा हड़प्पा की कहानी कि हड़प्पा कैसे था, क्या था उसके अंदर, कैसी वहाँ मकान थे, हड़प्पन लोग कैसे रहते थे, वो कैसे अपना भोजन व्यवस्था करते थे, कैसे लालन पालन करते थे। ये सब चीज़ें हम हड़प्पा की कहानी में पढ़ेंगे। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तब क्या हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। आज यह पाकिस्तान में है। हड़प्पा की कहानी यानी 100 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। आज यह पाकिस्तान में है। जो ये पंजाब है जहाँ पर हड़प्पा ये सभ्यता विकसित हुई थी, आज यह कहाँ है? पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ से रेल लाइनें बिछाने के लिए ईंट निकाल लिया। वहाँ हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ से क्या किया उन्होंने? ईंट निकाल लिया वहाँ पर बिछाने के लिए, रेलवे लाइन पे बिछाने के लिए, जिस कारण से यहाँ की इमारतें खंडर हो गई। 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा। तब क्या किया पुरातत्वविदों ने? 100 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब तो ईंटें मिली थी, लेकिन तब किसी ने नहीं खोजा। फिर उसके 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा। कौन से स्थल को खोजा? हड़प्पा वाले स्थल को खोजा। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा वाले ये शहर हैं, इनका निर्माण कब हुआ था? लगभग 47 साल पहले हुआ था। अब है अपना नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा नगरों की विशेषताएं कि हड़प्पा जो नगर थे उनकी विशेषताएं क्या थी। हमने ये तो देख लिया कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई। हड़प्पा की खोज किसने की थी? अम्लानंद घोष ने की थी। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तब ईंटें निकलना शुरू हुई थी, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब पुरातत्वविदों ने ये खोजा, तब कब पता चली? 80 साल बाद उनको पता चली कि भाई यहाँ पे भी ईंटें निकाली गई। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नगर रहे होंगे जहाँ पर उन्होंने ईंटों का कार्य किया था। इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है नगर दुर्ग और दूसरा है निचला दुर्ग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये उच्च दुर्ग, ये निम्न वाला निचला दुर्ग। नगर दुर्ग कहाँ है? ये पश्चिमी भाग है। और निचला दुर्ग कौन सा भाग है? ये पूर्वी भाग है। नगर दुर्ग कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। और निचला दुर्ग कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। तो नगर दुर्ग यह पश्चिमी भाग था और यह ऊंचाई पर बना था।
नगर दुर्ग था ये थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था और अपेक्षाकृत छोटा था। ये बना तो ऊंचाई पर था लेकिन ज़्यादा दूरी में नहीं था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये छोटा था। कौन सा? नगर दुर्ग। कौन सा? उच्च दुर्ग। फिर है निचला दुर्ग। यह पूर्वी भाग था और यह निचले हिस्से पर बना था। यह बड़ा भाग था। छोटा भाग कौन था? उच्च वाला। छोटा भाग कौन सा था? उच्च वाला। छोटा भाग कौन था? उच्च वाला। निचला वाला कौन सा था? बड़ा भाग। क्योंकि आज भी ऐसी है कि नगरीय जो जनसंख्या है वो कम है, बल्कि ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। शायद इस टाइम भी ऐसा हुआ होगा कि नगरीय दुर्ग जहाँ नगर की जनसंख्या रहती है वहाँ पर जनसंख्या शायद कम थी और निचला दुर्ग जहाँ जनसंख्या शायद ज़्यादा थी। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंट से बनाई गई थी। यहाँ पर जो चार दीवारी बनी गई थी वो कैसी? पक्की ईंटों से बनाई गई थी। यहाँ पर कच्ची ईंटें काम में नहीं ली गई थी। इसके अंदर हड़प्पा के बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर विशाल स्नानागार मिले थे। यहाँ पर विशाल स्नानागार मिले थे। विशाल स्नानागार के अंदर ईंट व प्लास्टर से बनाए गए थे। ताकि ईंट व प्लास्टर से क्यों बनाए गए थे? ताकि पानी का रिसाव रोका जाए, कि पानी उसके अंदर से रिसाव नहीं हो सके। इसलिए किससे लगाएगी? ईंटें और प्लास्टर से। क्या बनाएंगे? विशाल स्नानागार। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। ईंटें व प्लास्टर से तो स्नानागार बनाए जाते थे, लेकिन इसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर यानी इस स्नानागार में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये सरोवर जब गहरा था तब इसमें नीचे उतरने के लिए दोनों तरफ से, एक साइड से नहीं, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? यहाँ पर विशाल स्नानागार बने हुए थे। विशाल स्नानागार किससे बने हुए थे? ईंट और प्लास्टर से। ईंट और प्लास्टर के ऊपर क्या चढ़ाया गया था? चारकोल। चारकोल क्यों चढ़ा गया था? इसके ऊपर चढ़ा गया था कि पानी का रिसाव रुक सके। नहीं तो स्नानागार बड़ा होगा, अगर उसमें पानी भर देंगे तो रिसाव हो जाएगा। रिसाव होने से वहाँ पर पानी नहीं रुक सकता, इसलिए चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और चारों तरफ कमरे थे। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में। बल्कि हमें इससे पहले राख के अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले थे? वो कर्नाटक के अंदर मिले थे। कहाँ मिले थे? कर्नाटक के अंदर मिले थे। और राजस्थान में ये कहाँ मिले थे? नहीं, अग्निकुंड कहाँ मिले थे? कालीबंगा और लोथल में। बल्कि राख के अवशेष कहाँ मिले थे? कर्नाटक में। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह कहाँ मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार हमें कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। और कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड हमें मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में। अब तीसरी व्यवस्था है भवन, नाले और सड़कें, कि वहाँ के मकान कैसे थे, उनकी व्यवस्था कैसे थी, वहाँ पर सड़कें कैसी थी। तो हड़प्पाकालीन लोगों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। वहाँ पर नालियाँ भी बनी हुई थी, पानी जो गंदा पानी जा सके, सड़कें भी बनी हुई थी। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था।
अलग हर घर के अंदर अलग स्नानघर होता था और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। यानी घर के चारों ओर ये कमरे और बीच में ये आंगन यानी चौक होता था, जिसे हम अब मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, चौक आंगन। घर के बीच में चौक होता था और ये इनके कमरे होते थे। और अधिकांश घरों में एक स्नानघर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे, उनकी पानी की व्यवस्था भी होती थी, कुएं भी होते थे। कई नगरों में डखे नाले भी थे कि नाली व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी इनकी, तो नाली ढकी हुई थी। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी उस समय। जल इनकी नाली की जो व्यवस्था थी बहुत विकसित थी, बहुत ही अच्छी थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। यानी हर घर के अंदर आंगन, उसके चारों ओर कमरे थे। हर घर के बाहर एक कुआं था, हर घर के अंदर स्नानागार था। और इनकी नाली व्यवस्था कैसी थी? इनकी नाली व्यवस्था ढकी हुई थी, नाले इनके ढके हुए थे और इनकी सारी पानी की व्यवस्था एक योजनाबद्ध तरीके से थी। उसके अंदर ऐसे नहीं था कि एक नाली नहीं है दूसरे की नहीं है, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इनकी नाली व्यवस्था थी। अब है नगरीय जीवन। इन लोगों का नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में सबसे बड़ी हलचल रहा है। हलचल करती होगी, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। नगरों के लोग निर्माण कार्य में संलग्न रहते थे कि नगरीय व्यवस्था इनकी एक मंजिल थी या मकान 2 मंजिल के भी थे। तो शायद जहाँ इनकी खुदाई से पता चला है कि फिर उन्होंने पता लगाया कि शायद ऐसे लोग रहा होंगे जो अपने मकान निर्माण के अंदर संलग्न थे। ये इनकी, क्योंकि वहाँ ग्रामीण व्यवस्था तो इनकी थी, कच्ची बस्ती होती थी, लेकिन ये लोग अपनी निर्माण व्यवस्था के अंदर संलग्न थे। यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने चांदी से बने आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपसे ये पूछा जाए कि ये वाली चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, यानी हड़प्पा वाले। जैसे यहाँ पर क्या प्राप्त हुई है? धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने चांदी से बने आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं। लिपिक यानी लिखने का काम, लिपिक यानी लिखने का काम। कुछ लोग मुहरों पर लिखते थे, यानी मोहरों के अंदर वहाँ से शासक के नाम लिख दिया। वहाँ से सिक्के प्राप्त हुए तो ऐसा लगा कि वहाँ पर लोग कुछ लिखते भी थे। कुछ लोग शिल्पकार भी थे। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, घने बर्तन बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? तांबे और कांसे से। क्या बनाए जाते थे? औजार, हथियार। ये किससे बनते थे? तांबे और कांसे से औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे और ये घने बर्तन भी इनसे बनाया करते थे। चांदी और सोने के गहने बर्तन, बाट, चट, पत्थर, मनके, कोरिलियन पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। हड़प्पा के लोग किसकी मुहरें बनाते थे? पत्थर की मुहरें बनाते थे। अब इम्पोर्टेंट है ये फयास। फयास किसे कहते हैं? फयास किसे कहते हैं? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ है। फयास क्या है? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ है। ये फयास आ सकता है कि फयास है क्या? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया, मिलाकर सबको एक पदार्थ तैयार किया गया। वो क्या है? फयास। कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल क्या है? जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका
उत्पादन करते हैं, वो क्या है? कच्चा माल। अब है मेहरनगढ़। मेहरनगढ़ 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। कपास की खेती कहाँ होती थी? मेहरनगढ़ में। कब होती थी? 7000 साल पहले। कब होती थी? 7000 साल पहले। आई होप ये आप सभी के समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 हम कल करेंगे। हम बहुत ही इनको आपको एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ न ला करके मैं खुद आपके लिए नोट्स बनाकर ला रही हूँ, ताकि आप इन नोट्सों को लिखकर पढ़ें और सीटेट 1 बार में ही कंप्लीट करें। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।